बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, आज हमारी जो डिस्कशन है वो यूनिट 6 जो है ना उसका टेस्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम। 45 MCQs और मेरे ख्याल में 4-5 MCQs छोड़कर बाकी सब आपको आने चाहिए। यानी आपका स्कोर जो है ना 35 प्लस में होना चाहिए। अगर 35 प्लस में होगा तो इट मीन्स आपकी प्रेपरेशन इस चैप्टर के लिए ठीक है। अगर उससे कम है तो आपको मज़ीद प्रेपरेशन करने की ज़रूरत है। इस चैप्टर में ना टॉपिक्स बड़े वाजे हैं और वो मैं पहले दिन ही आपको लिखा था, KC, KA, KB, KSP और बीच में कुछ और टॉपिक्स हैं। ली शटलर है, बफर सोल्यूशन है, सालब, ये सारे के सारे मैंने ना महदूद वक्त में जो 2 मुझे लेक्चर मिले आपको पढ़ाने के लिए चीज़ें समराइज़ करने की कोशिश की। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि एंटी टेस्ट में किस तरह से चीज़ों को पूछा जाता है और आप FSC में कैसे पढ़ते हैं। अब क्या काम है, आज जो है जितना आपने नॉलेज लिया, जितना कॉन्सेप्ट, जितना डाटा आपके पास है, अब उसको अप्लाई कैसे करना है, ये सबसे बड़ा मसला है जो स्टूडेंट को पेश आता है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए। फॉर द रिएक्शन N2 + O2 रिवर्सिबल टू NO, द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड NO2 आर 2 to 4 एटमॉस्फेयर। यानी कंसनट्रेशन जो ली जा रही है ना वो मोल पर DM³ में नहीं है, कंसनट्रेशन पार्शियल प्रेशर में है। अब ये भी ज़हन में रखना है कि कंसनट्रेशन हम पार्शियल प्रेशर में ले रहे हैं। द वैल्यू ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन इज़। अब काम ये करना है कि आपको ना इसका पहले तो रिएक्शन में तेज़ी से लिख देता हूँ, तेज़ी से मैं इसका रिएक्शन लिखता हूँ। और बेटा जी मेरे पास है N2 + O2 गैसेज है और 2NO रिवर्सिबल 2NO ये भी मेरे पास गैस है। ये रिएक्शन है मेरे पास। अब इसका ना पहले एक होता है KC, लेकिन आज हमने KP एक्सप्रेशन लिखना है। KP तो हम रखेंगे पहले, आप प्रोडक्ट के ऊपर लिखते हैं तो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO और इसका हम बल्कि इसको ना छोटा करके ना यूँ लिख लो, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ NO और इसका क्या आएगा स्क्वायर, और नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब ना कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इंतहाई आसान सा है। आपको ऐसे पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन उसने NO2 उसने दिया है NO एंड NO2 और ये आपके पास 4 है। अगर यहाँ 4 लिखो, 4 का स्क्वायर आ गया और इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। 4 4 16, 2 2 4, तो 4 1 4, 4 इसका मतलब है KSP वैल्यू क्या, KP वैल्यू क्या आ गई 4। नेक्स्ट बढ़ो। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इससे आसान क्वेश्चन इन 45 में से नहीं है, आसान है। लिखा हुआ है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इट्स ओके, वैल्यू ऑफ KC इज 10, KC की वैल्यू 10 है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज रिड्यूस टू हाफ, then the value of Kc for that reaction at constant temperature। हमने क्या पढ़ा था, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो Kc की वैल्यू सेम रहे। इसका मतलब है बाकी हमें किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूस हुई है बड़ी, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं। तो इसका मतलब फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डेल्टा। वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ़ द वैल्यू ऑफ Kp फॉर ये रिएक्शन N2 3H2 2NH3 ये है 4/27, देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kp इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल पढ़ा था ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि Kc प्राइम रेसिप्रोकल टू Kc। अब यहाँ Kc के बजाय Kp आ गया तो बात तो वही है ना। इसका मतलब है वो रिएक्शन जिसमें इसमें देखो ना अमोनिया इज द प्रोडक्ट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर द रिएक्टेंट, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे उसमें यही रिएक्शन उलट हो जाएगा और इसका मतलब है आपका आंसर क्या आ गया,
बीटा। द वैल्यू ऑफ केस इज चेंज बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर बिकॉज। अच्छा सुनना, ये एक टॉपिक था जो रहता था, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, गौर से सुनना है। हम ना जब पढ़ रहे थे ना ली शैटिल प्रिंसिपल, तो लास्ट पे कुछ चीज़ें रह गई थी, आपको याद होगा। मैं उन चीज़ों को मुकम्मल करना चाहता हूँ। बेटा जी गौर से सुनिए, उस दिन भी मैंने कहा था कि 1.5 घंटे लेक्चर के बाद चूँकि आपका टेम्परामेंट जो है वो लूज़ हो चुका है, परसेप्शन सीखने की सलाहियत कमज़ोर हो गई है, तो मैं आपको उस दिन समझाऊंगा जिस दिन आपका फ्रेश माइंड होगा। शायद आज हो आपका फ्रेश माइंड। अच्छा, हमारे पास जो हेडिंग है वो है अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ये ली शैटिल प्रिंसिपल उसका है, अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। दोबारा मैं बात करूंगा, खुदारा मेरी बातों को ना ज़रा समझा करो कि मैं किस पैराए में बात कर रहा हूँ। पहली बात, मेरे पास रिएक्शन है A+B रिवर्सिबल C+D। सुनिएगा, अब मैं बड़ा क्या कहता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, तो रिवर्स में ये क्या होगा, एंडोथर्मिक। ये डेल्टा H इसका पॉजिटिव होगा। ये पहली बात आपकी ज़रूरी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है तो रिवर्स में एंडो होगा। ये पहला नुक्ता आपके ज़हन में बैठे। दूसरा नुक्ता, एक सेंटेंस है जो आपको समझाता हूँ। एक सेंटेंस, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये पहली बात है। और इसको उलट कर लो, वाइल डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा जी ये दूसरी बात आ गई, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन उस तरफ चढ़ पड़ेगा जो एंडोथर्मिक होगा, और अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन उस तरफ चल पड़ेगा जो एक्सोथर्मिक होगा। जैसे मैंने ना ये ऊपर आपको समझाया, ज़रा सुनना। अगर ये ऊपर मैंने भी आपको लिखवाया, फ़र्ज़ करते हैं ये ना रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, A+B रिवर्सिबल C+D। अगर ये मैं फ़र्ज़ करता हूँ डेल्टा H नेगेटिव, जब मैं लिखता हूँ ना डेल्टा H नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक्सोथर्मिक। और अगली बात आप खुद में रखना, अगर ये फॉरवर्ड एक्सो है तो रिवर्स में क्या होगा, एंडो। इतनी बात। अच्छा, ये रिएक्शन हो रहा था, सपोज ये रिएक्शन हो रहा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब मैं काम क्या करता हूँ, मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। मैं टेम्परेचर 25 से बढ़ाकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ। अब एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऊपर लिखा है फेवर्स एंडो। इसका मतलब है जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा बल्कि किधर चल पड़ेगा, रिवर्स। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये क्या है, एक्सो, और रिवर्स में क्या है, एंडो। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये एंडो की तरफ चल पड़ेगा। जब ये एंडो की तरफ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। आपने केसी पढ़ा हुआ है, केसी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होगी तो हम क्या कहेंगे, केसी भी क्या होगी, कम होगी। ये 2-3 बातें आ गई। पहली बात आपके पास क्या आई, ये जो अभी मैंने समझाया, पहली बात आपके ज़हन में आई कि मेरे पास जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, थर्मिक। आप कहेंगे एक्सोथर्मिक कैसे पता चला? क्योंकि उस रिवर्सिबल रिएक्शन के आगे जो वैल्यू दी हुई है ना, वो डेल्टा H क्या है, नेगेटिव। अब मैंने इससे क्या ज़हन में बिठा लिया
कि ये जो रिएक्शन मुझे दिया गया है ना, ये फॉरवर्ड एक्सो है, तो रिवर्स फिर क्या होगा, ये एंडो। ये मैंने बात अपने ज़हन में बिठा ली। अब एक तो ये चीज़ आ गई। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात मुझे ये सेंटेंस का पता है। अब आपने क्या किया, अब हाई टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स चले, एंडो की तरफ जाएगा। और एंडो का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट कम होते जाएंगे। अब ये रिलेशन क्या बता रहा है, अगर प्रोडक्ट कम होंगे तो केसीबी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इस रिएक्शन की केसी कम होती जाएगी। अब एक और बात मुझे बताना, अगर यही रिएक्शन जो 25 पे हो रहा है, अगर इसको मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म करूं, अब आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम। अब टेम्परेचर कम करेंगे, अब रिएक्शन किधर जाएगा, उस तरफ जिधर एक्सो है, और एक्सो किस तरफ है, फॉरवर्ड। बेटा जी जब ये फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो केसी भी बढ़ती। एक बार नोट करो, इससे पहले आपने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक है चेंज इन कंसंट्रेशन, एक है चेंज इन प्रेशर या चेंज इन वॉल्यूम। जब आपने ये दो बातें पढ़ी थी ना, तो मैंने कहा था कि प्रेशर या वॉल्यूम और कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज होती है, लेकिन केसी चेंज नहीं होती। अब हमने क्या पढ़ा, अगर हम डेल्टा टी मीन चेंज इन टेम्परेचर, तो जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो ना सिर्फ केसी चेंज होती है, बल्कि इक्विलिब्रियम स्टेट भी चेंज होती है। ये अहम नुक्ता है। अब क्यों ऐसा होता है, सिर्फ एक छोटी सी बात, ये अभी क्वेश्चन था जो अभी आपने पढ़ा है, ये इसके आंसर में आना। द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन 4 कह रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ केसी इज चेंज बाय चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से केसी चेंज होता है, प्रेशर वॉल्यूम या कंसंट्रेशन चेंज करने से केसी चेंज नहीं होती। और इसका आंसर वो डी दे रहा है। क्यों केसी चेंज होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट्स विदाउट एनी सब्सटेंस बीइंग एडेड और रिमूव। असल ना, ये जो डी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मुख्तलिफ टेम्परेचर पर सब्सटेंसेस की स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस मुख्तलिफ होती है। मैं दोबारा कहता हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि आप ये लेते ना केसी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लेते एट इक्विलिब्रियम स्टेट। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास एक रिएक्शन है A+B रिवर्सिबल C+D, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन हो रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्रोडक्ट हैं, ये रिएक्टेंट है। इस टेम्परेचर पर इन दोनों की स्टेबिलिटी मुख्तलिफ है। टेम्परेचर बढ़ने से सब्सटेंस की स्टेबिलिटी चेंज होती जाती है। जब स्टेबिलिटी चेंज होती है तो उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी अकरेंस भी कम ज़्यादा होती जाती है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो सब्सटेंस ज़्यादा अक्कर करेगा, अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो वो सब्सटेंस कम एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप टेम्परेचर 30 से चेंज कर देते हैं, 40 ले जाते हैं, आप 25 कर देते हैं, कम या ज़्यादा कर देते हैं, अब क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करने से प्रोडक्ट या रिएक्टेंट इनकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अब जब स्टेबिलिटी चेंज होगी तो इनकी अकरेंस यानी अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। और जब अमाउंट चेंज होगी ना, एट इक्विलिब्रियम जब अमाउंट चेंज होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो डेफिनेटली कौन इफेक्ट होता जाएगा, केसी। इसके बरक्स, इससे जो पहले आपने पढ़ा था ना, चेंज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम, उन चेंजेस करने से स्टेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आए ज़रा, बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल। इन द रिएक्शन 2SO2 + O2 2SO3 द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc क्या होता है भला, Kp दैट इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N, और यहाँ पे डेल्टा N भला क्या है, 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1, तो चार्ली इज द आंसर। लो जी, कल मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, मैं ज़रा ना
उस बात का ना, आज का जो ना ये जो डिस्कशन है, असल में मैं कल वाली बातें दोबारा रिवाइज करके आपको क्वेश्चन की तरफ लाना चाहता हूँ। ये जो अभी क्वेश्चन मैं आपके डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, इससे पहले मेरे पास नॉलेज क्या है जो कल मैंने भी आपको समझाया। कल मैंने आपको एक पढ़ाया था KW, एक पढ़ाया था PKW, इट्स ओके। और PKW दैट वाज इक्वल टू PH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। याद करो, यही था ना। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW की वैल्यू भी बढ़ेगी। याद किया है, याद किया है। और मैंने कहा था रेगुलर नहीं बढ़ेगी, आयरन अगर टेम्परेचर 0 से 100 बढ़ता है तो KW की वैल्यू 70। अब दूसरी तरफ आओ, फिर हमने पढ़ा था कि ये जो KW है ना, इट इज रेसिप्रोकल टू PKW, यही था ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर KW बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर PKW की वैल्यू कम होती। अच्छा, PKW की वैल्यू कम होती, इट्स ओके। अब बिल्कुल PKW ये भी है, ये भी है, इन दोनों का सम है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर PKW की वैल्यू कम होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर pH भी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर POH भी कम होती है। अब ये सवाल पूछा गया। अब देखो, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द pH ऑफ वाटर विल डिक्रीज। बात समझ आ गई ना। अब आप ना, मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं, आपको कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन मैंने उसको अप्लाई कैसे करना है उसमें आप मार खा जाते हैं। अब आपको पता नहीं चलेगा कि ये बात आई कहाँ से, हालांकि कल मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे आओ। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन को अर्लियर अचीव। ये तो आप लोगों ने आंसर भी दिया हुआ है, चार्ली। द रिएक्शन विच इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अब मैंने आपको एक लाइन, अब जरा लाइन मेरी पहले सुन लो बेटा जी, तवज्जो से मेरी लाइन सुनो। मैंने कहा था फॉर दोज गैसियस फेज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। मैंने उर्दू में लिख के दिया था। अब ये जो मैंने बात समझाई थी ना, कॉन्सेप्ट दिया था, अब उसको अप्लाई करने का वक्त आ गया। देखो द रिएक्शन स्टेटमेंट दोबारा देखो, बताओ कि द रिएक्शन यानी चारों में से कौन सा रिएक्शन है विच इज फेवर्ड फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड जाता है। अब फॉरवर्ड वही जाएगा जिसके नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट साइड पर कम है। अब आप ए को देखो, रिएक्टेंट के मोल 4, प्रोडक्ट के मोल 2, तो प्रोडक्ट के मोल क्या हुए? कम, तो प्रेशर बढ़ाएंगे, ये किधर जाएगा? फॉरवर्ड। बी में क्या मसला है? इक्वल है, यानी प्रेशर कम या ज़्यादा करने से इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चार्ली पे प्रेशर बढ़ाएंगे, आगे जाएगा या पीछे आएगा? पीछे आएगा। अच्छा ज़रा मुझे एक चार्ली के बारे में बताओ ना, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन, रिएक्टेंट साइड लेफ्ट साइड, रिवर्स रिएक्टेंट लेफ्ट, जो मर्जी बताओ। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे केसी इसकी कम होगी या ज़्यादा हो जाएगी? बताओ। ये जो सी है, बताओ इसकी प्रेशर बढ़ाने पर केसी वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी? अच्छा, मैं आपको ना पूरी ज़िंदगी भी पढ़ाता रहूँ ना, मैं पूरी ज़िंदगी भी पढ़ाता रहूँ कि 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, और मैं आपसे पूछूँ ना कि 2 + 2 कितना होता है, आप गलत जवाब देंगे। 2 मिनट पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ 2 मिनट पहले, कि अगर आप प्रेशर को चेंज करो, कंसंट्रेशन को चेंज करो, इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब होती है, केसी पर कोई फ़र्क। अब मैंने पूछा, कोई कहता ज़्यादा और कोई कहता कम, और खुदा के बंदो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आओ, केसी सिर्फ चेंज होगी जब चेंज कौन होगा? टेम्परेचर। इस चैप्टर के शुरू से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ और कुछ 100 दफ़ा मैंने बोला है। लो अभी 10 मिनट बाद फिर आएगा ना, आपने फिर उल्ट जवाब देना, देख लेना। चलो डी वाले पे बताओ, प्रेशर बढ़ाएंगे फॉरवर्ड जाएगा रिवर्स आएगा? चलो बताओ डी वाला, अगर मैं वॉल्यूम कम करूंगा किधर जाएगा? डी वाला वॉल्यूम कम करूंगा, इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा?
वॉल्यूम कम करने का मतलब क्या है? वही प्रेशर बढ़ा रहा, मैंने तो बात चेंज नहीं की। तो लेफ्ट साइड क्वेश्चन नंबर 9 विच साल्ट विद एंडेड टू वाटर इंक्रीज पीएच। अच्छा, पीएच तब बढ़ती है जब आप कोई बेस चीज़ पानी में डालें। अब ना यहाँ से आया करो ना, पीएच पानी की थी 7, सुनना अब, पीएच 7 से पीएच मोर देन 7 तब होगी जब आप इसमें क्या डालेंगे, कोई बेसिक चीज़, या आई विल से बेसिक सॉल्ट। और इस बार को उलट कर लो, इस वाटर की पीएच 7 से कम तब होगी, पीएच लेस देन 7 से कम तब होगी जब आप इसमें डालोगे एसिडिक सॉल्ट। और अगली बात, इस पानी की पीएच 7 ही रहेगी जब आप इसमें डालोगे न्यूट्रल साल्ट। क्या डालोगे? न्यूट्रल साल्ट। ये 3 बातें याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। चलो दोबारा बार, वाटर की पीएच मैंने कितनी ली है? 7। बढ़ेगी कब? बेसिक सॉल्ट इतनी दिन सासर बोला। और कम कब होगी? और न्यूट्रल कब रहेगी? 7 तब रहेगी जब न्यूट्रल साल्ट। एक और बात भी आप ऐड कर लो, ये जो बेसिक साल्ट होता है ना, इसको पानी में डालें, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। एसिडिक साल्ट को पानी में डालें, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, लेकिन न्यूट्रल साल्ट पानी में उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। 2 बातें आ गई, 2 बातें। ये अब मैंने जो बात की है ना, ये अलग की है। अब मैंने क्या कहा है कि एसिडिक और बेसिक साल्ट पानी में जाकर इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, न्यूट्रल साल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। अब ना हम ये चारों जो सॉल्ट्स है ना, इनकी नेचर ढूंढते हैं, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है। अब ना देखिएगा, पहला मेरे पास है Na2SO4, मैं कहता हूँ ये न्यूट्रल साल्ट है। मैंने क्या बोला? न्यूट्रल। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चला ये न्यूट्रल? ये लिखा हुआ है Na2SO4, इसके 2 हिस्से हैं, एक Na और एक SA4। ये जो Na है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है, और ये जो SO4 है ये H2SO4 से आया है। ये सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। अब ये जो सॉल्ट मैंने Na2SO4 लिखा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना। वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा, दैट सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। बात समझ आ गई? अब अगली बात, अगर आप Na2SO4 को पानी में डालोगे, पानी की पीएच 7 ही रहेगी। अगर आप Na2SO4 को पानी में डालोगे, ये वाटर इसकी पानी में हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। एक कान से सुन रहे, दूसरे कान से निकल रहा है, ये दिमाग पे को असर भी हो रहा है? चलो मुझे बताओ, पहली बात, Na2SO4 को मैं न्यूट्रल साल्ट क्यों कहता हूं? इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात, न्यूट्रल साल्ट पानी में डालोगे, pH will remain 7, there will no change. The third one is, क्यों 7 रहेगी? Because पानी में जाकर ये हाइड्रोलाइज नहीं होगी। अगली बात, ये जो बीटा पे लिखा हुआ है ना, कॉपर सल्फेट, ये एसिडिक साल्ट है, ये है एसिडिक सॉल्ट। अब सवाल आपके, सर आपको कैसे पता एसिडिक है? देखो ना, CuSO4, इसके 2 हिस्से हैं, एक कैटाइनिक पार्ट, एक एनाइनिक पार्ट। ये जो कैटाइनिक कॉपर आयन, ये बेस से आता है, सल्फेट एनाइनिक पार्ट ये एसिड से आता है। सॉल्ट में, अब ये नई बात आ गई, सॉल्ट के 2 पार्ट होते हैं, कैटाइनिक, बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल। बेसिक रेडिकल कैटाइनिक, एसिड रेडिकल एनाइनिक। अच्छा, अब ये आया कॉपर हाइड्रोक्साइड से, और ये आया सल्फ्यूरिक एसिड से। बेटे जी, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, वाइल सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने इस सॉल्ट को क्या कहा? एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इस सॉल्ट को बनाने में वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वॉल्व है। जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, द सॉल्ट विल कॉल्ड
एसिडिक सॉल्ट। अच्छा चार्ली पे चले जाओ, NH4Cl, अगेन दिस इज द एसिडिक सॉल्ट। वाई? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया और Cl फ्रॉम HCl, एंड यू नो HCl is the strong acid while ammonium hydroxide is a weak base. And the last one K2CO3, this is the basic salt, basic। why? ये दो चीज़ों से बना, एक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से, एक है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और एक है कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड, very very weak acid। on the other hand potassium hydroxide is a very strong base, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग होता है। डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये उससे स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब है ऐसा साल्ट, K2CO3 की बात कर रहा हूँ, ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनेगा, दैट इज बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो pH 7 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा। आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन के अंदर कितना इल्म नॉलेज छुपा हुआ है। और ये आपकी जो फर्स्ट ईयर की बलूचिस्तान बोर्ड की बुक है ना, उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ जो मैंने बोला है। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने कल बात आपसे की बेटा जी, कल मैंने बात आपसे की, मैंने आपसे कहा था अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को लो, जब ये एक प्रोटॉन रिलीज़ करता है, ये बना देता है HSO4-1, और ये प्रोटॉन लेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अब आप इन दोनों को देखोगे ना, इन दोनों में जो रिश्ता है वो प्रोटॉन का है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को कल मैंने कहा प्रोटॉन, तो मैंने कल आपसे क्या कहा कि दो ऐसी स्पीशीज़ जिनमें रिश्ता प्रोटॉन का हो, एक प्रोटॉन दे और दूसरा प्रोटॉन ले, और प्रोटॉन दे के प्रोटॉन ले के दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हों, उन स्पीशीज़ को कहते हैं कि वो एक दूसरे की कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा, HSO4। ये चार्ली है, बीटा नहीं है, ये ज़हन में रखना। बीटा तब आता है जब दो प्रोटॉन रिलीज करें। मैंने दो का रिश्ता नहीं बताया, मैंने कहा एक प्रोटॉन का रिश्ता। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, द pH ऑफ 0.001 मोलर NaOH। अब सुनना लिखा क्या है, कहता है कि अजूरे वाला pH मालूम करो, और आपके साथ मजाक क्या कर रहा है, वो कहता है आपके पास ना 0.00201 है, एक है 0.01 मोलर NaOH है। 2-4 ऐसे ना समझ लो ना MCQs, आपको सॉल्व करने में आसानी रहे, इसको ज़रा समझो ना। हमारे पास ना NaOH है, NaOH होता है बेस, और बेटा जी बेस की हम pH डायरेक्ट नहीं निकालते, क्या निकालते, POH। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी POH निकालूंगा। अब POH के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -log कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ये चाहिए। अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन में कहाँ से लाऊं, देखो आपके पास NaOH है, जब ये आयोनाइज होता है इट गिव्स अस Na प्लस OH नेगेटिव। चूँकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लिहाजा ये मुकम्मल तौर पर अगर आप 0.01 लेंगे ये सारे का सारा आयोनाइज होगा, 0.01 मोलर Na सोडियम आयन देगा और 0.01 मोलर हाइड्रोक्साइड। अब ये जो ना 0.01 इसको मैथ में ले जाओ, ये पॉइंट को यहाँ ले जाओ, ये बन जाएगा 10⁻⁻²। तो इसका मतलब है आपके पास जो -log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है वो बन गई 10⁻²। अब -2 को शुरू में ले आओ तो -+++2 और log 10 यू नो 1, तो आपके पास POH आ गई +2। लेकिन वो POH तो मांग ही नहीं रहा, वो तो कह रहा pH बताओ, तो pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14, ये 14 आ गया। अब आपने pH निकालना है तो 14 माइनस POH एंड यू नो योर POH इज 2, ये आपके पास आंसर क्या आ गया 12।
ये 12 आपका आंसर है। क्वेश्चन, वी हैव अनदर क्वेश्चन, कैलकुलेट सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। अब ये 3-4 क्वेश्चन मैंने डाले हैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। कैलकुलेट सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, सिल्वर आयन Ag+1 सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन आ गई, ये आपने मालूम करना। इफ़ KSP ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये KSP आपको बता दी गई है। अब सुनना बेटा जी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आप इसको टैकल कैसे करेंगे। आपको ना सिल्वर क्लोराइड लिया गया है, जब ये आयोनाइज होगा ना इट विल गिव अस Ag+1 और +Cl नेगेटिव। 2-4 ना लिखने का सलीका सीख लो। एक बात याद रखना, वो बार बार पूछी भी जाती है कि ये जो KSP का कॉन्सेप्ट है ना, KSP का कॉन्सेप्ट ये अप्लाई कहाँ पे होता है। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स पे अप्लाई होता है। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होता है, वो साल्ट जो बहुत कम डिजॉल्व होते हैं, बहुत कम, आटे में नमक के बराबर, उन्हें क्या कहते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल, उन पे ये सर। दूसरी बात, बाज़ दफ़ा हमें ना KSP दी जाती है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, और बाज़ दफ़ा हमें सॉल्युबिलिटी दी जाती है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द KSP, और बाज़ दफ़ा हमें KSP दी जाती है और हमसे कंसंट्रेशन डिमांड की जाती है। और एक आपको मैंने टेबल समझाना है, ये टेबल, ये सारी बातें हम KSP में डिस्कस करें। अब ज़रा ना अभी वाले टॉपिक में आओ। वो आपसे कहता है कि आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, आपको KSP उसने बता दी है। बेटा जी अगर आप KSP देखोगे ना तो वो इतनी है, ये है KSP, ये KSP 4 × 10⁻⁻8, और वो कहते हैं जी सिल्वर आयन की बात करें। सुनना आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे ऊपर वाला KSP दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ये आप इस तरह लिखोगे। फिलहाल आसान तरीन इस तरह आप लिखोगे, आगे इसकी पेचीदगी आएगी तो मैं समझाता जाऊँगा। अब ना अगर आप ऊपर वाले केस में देखोगे ना बेटा जी, जब एक सिल्वर क्लोराइड आयोनाइज होता है, एक सिल्वर आयन बनता है, एक क्लोराइड आयन बनता है। जब 10 सिल्वर क्लोराइड आयोनाइज होंगे तो 10 सिल्वर आयन बनेंगे, 10 क्लोराइड आयन बनेंगे। अगर 100 AgCl आयोनाइज होगा तो सिल्वर आयन भी 100 बनेंगे, क्लोराइड आयन भी 100, यानी क्लोराइड आयन और सिल्वर आयन दोनों की तादाद क्या है, बराबर। मैं लिख सकता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, यानी जहाँ पे Ag प्लस लिखा हुआ है ना उसकी जगह पे Cl माइनस लिख सकता हूँ, जहाँ Cl माइनस लिखा हुआ है। अब मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं कहूँगा KSP दैट इज इक्वल टू Ag प्लस। अब आपका सवाल क्या है कि सर आपने 2 दफ़ा क्यों लिखा। भाई एक दफ़ा तो मैंने लिखा नहीं, ये जो ऊपर Ag प्लस लिखा हुआ है, लेकिन दूसरी जगह मैंने क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन की जगह पे भी लिख दिया, क्योंकि इधर मैंने आपको समझा दिया है। क्या समझाया भला, कि आप क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन की जगह पे Ag प्लस कंसंट्रेशन लिख सकते। अब ये 2 आ गए ना, 2 Ag प्लस, तो दोनों का क्या आएगा, स्क्वायर। तो KSP आ गया जी, KSP दैट इज इक्वल टू Ag+1 का स्क्वायर। जो सुपर सेक्शन होते हैं ना उनमें मैं यहीं से आगाज़ करता हूँ। मैं ये जो आपको तमीज़ सारी बांधी है वो नहीं हम बांध सकते, हमारे पास टाइम ही नहीं इतना। वहाँ पे सिर्फ हम कहते हैं कि बेटा जी आपको पता नहीं है कि आपको ये इस तरह आना है Ag+1, ये इसका स्क्वायर आना है। अब KSP आपके पास कितनी है, 4 × 10⁻⁻8। आपने Ag प्लस इसका स्क्वायर, मुझे सिर्फ Ag चाहिए, स्क्वायर को ख़त्म करें, तो इधर आप क्या लोगे, अंडर रूट, और इधर भी क्या लोगे, अंडर रूट। अंडर रूट से ये ख़त्म हो गया, आपके पास क्या बना, Ag प्लस, और 4 का अंडर रूट क्या आ गया, 2, और 8 को 1/2 से काट दे तो वो आएगा 10⁻⁻4। आपके पास ये आंसर आ गया। समझ आई बात की। ये साफ ज़ाहिर है कि सॉल्व करते हुए टाइम लगता है, लेकिन जब ना
जब आप सीखते जाते हैं ना तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। मैं छोटी सी आपको मिसाल दूँ, छोटी सी मिसाल, जब आप बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में होते हैं ना, अर्ली स्टेजेस में 1 में 2 में, तो आपको ना जब समझाया जाता है ना 4 + 6, वो भला कैसे समझाते हैं? 1 2 3 4, पहले 4 दफ़ा लाइनें लगाओ, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 दफ़ा लाइनें। अब बेटा जी इन लाइनों को गिन लो, तो ये टोटल कितनी होगी? 10। तो 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 10। लेकिन अगर आप 3rd 4th में जाएँ ना, यही मैं तरीका आपको समझाऊं तो आप कहेंगे सर हमें बेवकूफ़ समझते हैं आप, हमें नहीं पता कि ये लाइनें क्यों समझा रहे हैं, हमें पता है 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 10। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाली बातें, ये FSC में हम समझाते हैं कि आप यूँ करो, ये करो, इसका स्क्वायर लो, वगैरह वगैरह। एंटी टेस्ट में ना डायरेक्ट हमें जाना पड़ता है। हमारे जेहन में होता है कि बच्चे को ये सारा कुछ आता है, उसको मुझे लाइनें लगा के 4 + 6 समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बताना है कि 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 10। आगे बढ़ो। ये थोड़ा सा ना बीच में आपकी थोड़ी थोड़ी बेइज्जती करता हूँ, आपको सिर्फ ना एक लेवल पर रखने के लिए, वरना तो आप बड़े आगे निकल जाएं। क्वेश्चन 13, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर्म ऑफ हेड। अब मैं 100 दफ़ा तो कल समझा चुका हूँ, इसमें बेटा जी चार्ली करेक्ट फॉर्म नहीं है। अब इस पर खुद गौर करना। अब एक और सवाल आ गया, सॉल्युबिलिटी वाला। द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2B3 इज x मोल पर dm³। ये ज़रा बताओ इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP क्या होगा? नोट करो, मैंने अभी आपको एक बात समझाई है कि बाज़ दफ़ा आपको सॉल्युबिलिटी दी जाएगी और क्या मालूम करना है? KSP। आपको जितनी ये बातें बताई हैं ना, इससे हट के, और आप हमारी तो बात सुन लो, आप ये जो जितनी आपको बातें बताई हैं ना बेटा, इससे हट के KSP से आपसे MCQ नहीं पूछा जा सकता। अब ज़रा देखो, अब सॉल्युबिलिटी अब इसको ना टैकल करना आपको आना चाहिए। अब कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? आपको दिया गया है A2B3, आप समझ लो आपको दिया गया है Al2O3, बिल्कुल वैसा ही है। Al2O3, यहाँ पे क्या है? A2B3। A को Al समझ लो और B को O समझ लो। अब और इसकी सॉल्युबिलिटी वो कह रहा है कि x है, x। अब मैं इसको कैसे लिखता हूँ? देखो, मेरे पास है जी, मैं इसको ज़रा ना मेरे पास है A2B3। मैं आपको समझाने के लिए ना साथ ये भी लिखता हूँ Al2O3। जब Al2O3 आयोनाइज होगा ना, ये बनेगा 2Al3 प्लस 3O2-, ये बनेगा। यानी क्या? ये जो 3 है ना, 3, ये एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो मैंने 3 ये लिख दिया। और ये जो 2 लिखा हुआ ना, 2, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो मैंने ऊपर क्या लिख दिया? 2। अब यही बात इधर भी लाओ, ये जब आयोनाइज होगा, एक बनेगा A, एक बनेगा B। A से मुराद एल्यूमिनियम, और ये जो 3 है ये A की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो आ गया 3+। और ये जो 2 है ना, ये B की ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये क्या आ गया? -2 या 2-। अब एक और भी बात, मैंने लिखा ना Al3+ और साथ क्या लिखा? 2, तो यहाँ भी 2 आपको लिखना पड़ेगा। और मैंने O2- के साथ क्या लिखा? 3, आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। पहला तो ये आपको आना चाहिए ना कि आपको जो सॉल्ट दिया गया ना, आप उस सॉल्ट को टैकल कैसे करते हैं। अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, अब आपने ना इसकी KSP वैल्यू लिखनी है। वो कैसे लिखी जाए? वो ना कंसंट्रेशन ऑफ A3+ है, और जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये एक्सपोनेंट में चले जाएंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ B2- है, और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किधर चले जाएंगे? एक्सपोनेंट। इतनी तो बात समझो लो। अभी तक मैंने आपको 2 बातें सिर्फ समझाई थी कि आपने जो गिवन सॉल्ट है A2B3, उसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है बड़ी एहतियात के साथ, और रेफरेंस के तौर पर मैंने आपको Al2O3 दिया, और दूसरा आपने उसका KSP एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो लिख दिया। अब वो कहता है कि
इसके ना जो कंसंट्रेशन है वो एक्स मोल है, एक्स मोल। उस स्टेटमेंट में आप पढ़ोगे ना, लिखा है ना, सॉरी कंसंट्रेशन करो, सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, एक्स मोल। मतलब अगर आपके पास एक्स मोल ये होगा तो जब ये आयोनाइज होगा 2x ये हासिल होगा, 3x ये हासिल होगा। ये तीसरी बात आ गई। पहली बात, आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे। दूसरी बात, आप उसका KSP एक्सप्रेशन लिखेंगे। तीसरी बात, आप उसमें सॉल्युबिलिटी कैसे मैनेज करेंगे। अब तो काम हो गया ना। KSP दैट इज इक्वल टू ये वाला सारा, ये वाला ये क्या है, ये है 2x, ये आ गया 2x का स्क्वायर, और ये वाला कंसंट्रेशन ऑफ ये है 3x, तो ये आपके पास आया 3x और इसका क्यूब आएगा सर, क्यूब 3x का क्यूब। अब 2x स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, 4x स्क्वायर इंटू 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27, 27x क्यूब। अब 27 और 4 को मल्टीप्लाई करें, गालबन 108 आ जाएगा, और x3 और x2 ये हो गया x5, ये आपके पास आंसर। अब इस तरह इसको टैकल करना है। अब अल्लाह आपको तौफीक दे तो देख लीजिएगा। तो 108 आपका आंसर है। आगे बढ़ो। एक और चीज़ जो कल मैंने समझाई, द pH आपने मालूम करनी है, pH मालूम करनी है ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ weak monobasic acid and salt is 5. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ये आपस में बराबर है। तो कल मैंने कहा क्या था, अगर ये दोनों बराबर होंगी तो pH दैट इज इक्वल टू pKa। तो आंसर pH कितनी है 5, तो pKa भी कितनी होगी 5। द pH ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, सुनना, मेरे पास 0.5 मोलर H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, और मैंने इसकी ना pH कैलकुलेट करनी है। pH एसिड है, pH डायरेक्ट ही बात आ गई। pH के लिए मुझे क्या चाहिए, pH के लिए मुझे चाहिए माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, मुझे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन चाहिए। अब देखो H2SO4 इसको आयोनाइज करवाओ। बाद स्टूडेंट कहते हैं भी हमें कैसे पता चलेगा ये कैसे लिखा, भाई प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा, ऊपर से देखने से तो पता नहीं चलेगा। और ये आयोनाइज हुआ, 2H पॉजिटिव बना और SO4 2 माइनस बना। अब आपके पास मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन कितनी है, ये है 0.5 मोलर। अब ये इधर देखो 2 लिखा हुआ है साथ, 2 इंटू 0.5 मोलर। अगर आप 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.0 मोलर। ये जो 1.0 मोलर आया, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन। बात तो होगी सारी कि pH दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग, अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन आपके पास कितनी आ गई 1, एंड यू नो लॉग 1 जो होता है ना वो 0 होता है, लॉग 10 जो होता है ना 10 वो 1 होता है, लॉग 100 जो होता है ना वो 2 होता है, लॉग 1000 जो होता है ना वो कितना होता है 3 होता है, तो लॉग 1 कितना होता है 0। तो आपके पास आंसर इसमें आएगा द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 0। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप लोगों के ज़हन के मुताबिक pH की जो रेंज है, pH स्केल उसकी रेंज जो है वो 1 से लेकर 14 तक है, लेकिन अभी आप देखोगे ना तो ये किस पे आ गया है 0। और मैंने एक और भी बात की है, ये तो आपने लिया है ना 0.5 मोलर, अगर आप 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन लेंगे ना 1 मोलर, उसकी pH इससे भी कम होगी। 0.5 मोलर की pH क्या 0, और 1 मोलर की pH इससे भी कम होगी। कम होने का क्या मतलब है, वो फिर किस में चली जाएगी नेगेटिव। आगे नेक्स्ट बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट pH। भाई हाईएस्ट pH उसकी होगी जो बेसिक होगा। कल आपने बताया था ना एसिडिक की 0 के करीब, बेसिक जो है वो साइमर से ऊपर है। अब इसमें ये जो A वाला है ना,
ये एक आपके पास बेसिक सॉल्ट है, ये अभी भी पढ़ा के आया। अब कैसे पता चलेगा ये बेसिक सॉल्ट है? क्योंकि ये एक वीक एसिड से बना और साथ बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग, और कौन सा बेस है भला? KOH। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे क्या कहा था कि KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी स्ट्रॉन्ग है। और मैंने एक साथ और भी सेंटेंस बोला था कि डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज करती है। लिथियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट? बेटा जी ए वाला कल पढ़ा हमने, बी वाला ना थोड़ा सा लिखा हो ना एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी ठीक है। चार्ली पे फड्डा है। अब फड्डा चार्ली पे क्या है? होना चाहिए ये PKW, KW दैट इज कल टू KA प्लस KB। ये के मैं KW की बात कर रहा हूँ, प्लस कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई KW दैट इज कल टू KA मल्टीप्लाई बाय KB। और अगर मैं PKW लूँ तो दैट इज कल टू PKA प्लस PKB। ये ज़रा ध्यान में रखना। ये चार्ली तो ठीक है, डेल्टा तो ठीक है ना। विच वन इज बेसिक बफर सोल्यूशन? ये है वीक बेस और ये है साल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। आपके पास चार्ली आ गया। फॉर द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2SO3, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का रिएक्शन है। डेल्टा H इसमें नेगेटिव है। वो कहते हैं अगर आप प्रोडक्शन ऑफ SO2 इंक्रीज करना चाहते हैं, भाई इसका मतलब आप रिएक्शन को किधर ले जाना चाहते हैं? फॉरवर्ड। देखो बेटा जी, रिएक्टेंट साइड पर 3 मोल हैं, प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल। तो ये हमें क्या बताता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उधर चल पड़ेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो प्रेशर बढ़ाओगे रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। तो डेल्टा इज द आंसर। द डिटेक्शन ऑफ सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल, ये कॉमन आइन इफेक्ट का सवाल है। तो ये क्वेश्चन 22 इन अ रिएक्शन, ये रिएक्शन आ गया A प्लस B रिवर्सिबल 2C। व्हेन द इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड द कंसंट्रेशन ऑफ A और B 4 है और C 6 है, तो KC की वैल्यू बताओ। अब इससे आसान क्या हो सकता है? क्या करोगे भला? KC दैट्स इक्वल टू क्या कहोगे? कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। कंसंट्रेशन ऑफ C वो क्या? 6 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू 4, ऐसे बना ना 36 और नीचे 16 बना। 36 डिवाइडेड बाय 16, आंसर आपके पास बीटा आ गया। इफ द रिएक्शन कोशेंट QC इज लेस देन KC, अब इसको मैं दोबारा पढ़ाना शुरू कर दूं। अगर QC KC से कम है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मजीद प्रोडक्ट बनेगा। बीटा इज द आंसर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। बेटा जी ये आपके पास रिएक्शन आ गया। इसमें डेल्टा H नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो कहता है हीट करने पर डिकम्पोज होता है। जब हीट करने पर डिकम्पोज होता है तो उसका डेल्टा H फिर क्या होगा? पॉजिटिव, एंडोथर्मिक है ना। विच कंडीशन शुड बी अडॉप्टेड टू मिनिमाइज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? हम मिनिमाइज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इस लफ्ज़ मिनिमाइज को समझो। हम चाहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड ना जाए, उसको रोकें, फॉरवर्ड ना जाए, मिनिमाइज करो। आप रिवर्स इसको लाओ। अब रिवर्स लाना चाहते हैं तो देखो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3, प्रोडक्ट में 3, और रिएक्टेंट में कितने हैं? 2। रिएक्टेंट में कम है, प्रेशर बढ़ाएंगे उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम, और हम पीछे ही लाना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? बीटा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीडिंग विद अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल। मैं आपको ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको एक रिएक्शन लिख के देता हूँ, बल्कि ऊपर पहले लिखा भी हुआ था वो SO3 वाला। मैं लिख देता हूँ N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, ये रिएक्शन है। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, और इसकी डेल्टा H वैल्यू जो है ना वो -194 होती है। बल्कि इसको ना 194 नहीं, मैं इसको
ये 46 पॉइंट समथिंग है, उसको छोड़ो, नेगेटिव है एक्सोथर्मिक। अब ये रिएक्शन है बेटा जी, अब स्टेटमेंट को दोबारा देखना। कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ एन एक्सो मीन डेल्टा एच नेगेटिव आ गया। प्रोसीडिंग विद अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, यानी जब वो आगे बढ़ता है तो नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, यानी रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल कम है। इस किस्म के रिएक्शन के बारे में वो कह रहे हैं। वो कहता है बताएं अगर हम मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट की मैक्सिमम यील्ड का मतलब क्या, आप रिएक्शन को किधर ले जाना चाहते हैं, फॉरवर्ड, तो हम कौन सी कंडीशन अडॉप्ट करेंगे। तो एक तो ये बात है रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल कम है, फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं तो प्रेशर को बढ़ाओ। दूसरी बात, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर कम करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। तो दो काम करो, प्रेशर बढ़ाओ और टेम्परेचर को कम करो। ये बीटा इज द आंसर। केपी स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम, केपी स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। बेटा जी टोटल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर। फॉर अ रिएक्शन केपी एंड केसी शेयर द सेम वैल्यू, केपी और केसी कब बराबर होंगे, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो। तो 4 इज द आंसर। हाउ विल द इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बी अटेन्ड इफ अमोनिया इज कंटिन्यूसली विथड्रॉन बाय लिक्विफेक्शन। अगर आप अमोनिया मुसलसल निकालते जाओ, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करते जाओ तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब होगी, दोबारा इक्विलिब्रियम पे हासिल करने आने के लिए इसको किधर मूव करना पड़ेगा, फॉरवर्ड। तो इट विल शिफ्ट टू द राइट, फॉरवर्ड मीन राइट। एक और सवाल आ गया, द KSP ऑफ AB साल्ट इज 9 क्रॉस 10 पावर, ये 9 नहीं है, ये 6 है। द KSP ऑफ AB साल्ट इज 9 क्रॉस 10 पावर -6 द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ, कुछ देर पहले समझाया है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, ज़रा सुनना। मैं कहता हूँ ये AB सॉल्ट है, आयोनाइज होगा, A+ बनेगा, B- बनेगा। वही बात जो मैंने पहले की, अगर एक AB आयोनाइज होगा, एक A+, एक B-, अगर 10 AB आयोनाइज होंगे, 10 A+, 10 B-, ऐसे ही है ना। यानी मैं कह सकता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ A+ दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B-। इतनी तो बात समझो। अब अगली बात ये है कि आप इसका KSP एक्सप्रेशन लिखें। KSP एक्सप्रेशन क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका नंबर ऑफ मोल 1 है, ऊपर एक्सपोनेंट 1 आ गया, और कंसंट्रेशन ऑफ B, इसका भी एक्सपोनेंट, ये देखो ना यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 है तो एक्सपोनेंट भी 1 आएगा। अब आपने कहा और काम करना है, मैं यूँ लिखूँगा KSP दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A+ का स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये कैसे सर आप ले आए, क्योंकि मैंने कंसंट्रेशन ऑफ B की जगह भी क्या लिख दिया, A। अब आपने क्या मालूम करना है, अब आपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ A ये लानी। KSP उसने दी है 9 क्रॉस 10 पावर -6 और ये आ गया A+ का स्क्वायर। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप इसका क्या लोगे और इसका भी क्या लोगे, अंडर रूट। 9 का अंडर रूट आता है 3 और 10 पावर -3 आ जाएगा, और दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ A+। तो आपके पास ये बीटा आंसर। अ हाई वैल्यू ऑफ KC, वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर KC वैल्यू बहुत ज़्यादा, वो ओजोन ऑक्सीजन की बात समझाई थी, अगर KC वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी इसका मतलब है रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट द KC यूनिट फॉर द रिएक्शन। अब ना ये बार बार नहीं समझाए जा सकते, मैं दोबारा इसकी कैलकुलेशन शुरू कर दूँ। फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज 4B। दिस वन इज V raised power infinity important question. For supersaturated solution, the ionic concentration product is, मैंने आपको समझाया था कि KSP के जब भी क्वेश्चन आएगा एक उसमें टेबल से रेलेवेंट क्वेश्चन आएगा। एक टेबल है, उसको ना समझना है तो समझ लेना, रट्टा लगाना है तो रट्टा लगा लेना, दोनों में से जो आपका दिल करे। वो टेबल बताता है कि
कंडीशन क्या है, वो टेबल बताता है कि आपके पास सैचुरेशन क्या है, वो टेबल बताता है कि आपके पास प्रेसिपिटेशन क्या है। ये तीन चीज़ें। अब ना, क्योंकि मैं अगर इसके डिटेल में जाऊंगा ना तो 15-20 मिनट इस काम में निकल जाएंगे। अगर KSP दैट इज कल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, ये दोनों बराबर हों तो मैं कहूँगा द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड, और जब सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है तो उसके प्रेसिपिटेट नहीं बनते, नो PPT। अब दूसरी बात, अगर KSP ज़्यादा हो एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन, वो लिख लेना, तो फिर वो अनसैचुरेटेड है और इसमें भी नो PP। अब इसको चेंज कर दो, अगर KSP कम हो तो फिर क्या है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, और तीसरा क्या आएगा, PPT फॉर्मेशन। कर लोगे ये। अब वो क्या कह रहा है, तो फॉर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये आखिरी जो तीसरी कैटेगरी है, द आयनिक कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इज मोर देन KS, तो इज ग्रेटर देन KSP। ली शटल प्रिंसिपल डील विद रिवर्सिबल रिएक्शन, उनके लिए सिर्फ रिवर्सिबल, और विच ऑफ दीज कैन नेवर बी अ यूनिट ऑफ KP, ये पहला कभी नहीं हो सकता। KP में आप पार्शियल प्रेशर लेते हैं और पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर वगैरह में हो सकता है। फॉर एनी बफर सोल्यूशन द बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम इफ, अगर सॉल्ट की बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होती है, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आपस में क्या होगी, बराबर। नेक्स्ट, एट द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी जब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होती है, रेट ऑफ अपोजिंग रेट्स आर इक्वलाइज, ये लिखा हुआ है ना जो बी, ये लिखा हुआ रेट ऑफ फॉरवर्ड दैट इज कल टू रेट ऑफ रिवर्स। 37 फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 डबलिंग द, ये अनफॉर्चुनेटली ना रिएक्शन काइनेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 चेंज द, चूँकि ये ना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर आप इसकी कंसंट्रेशन जितने गुना बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन भी उतने गुना बढ़ेगा। तो अगर 2 गुना कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना इंक्रीज करेगा। ओनली फैक्टर कैपेबल ऑफ आल्टरिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू, 100 दफ़ा भी पूछे तो बताओगे कौन सा है, शुक्र है अल्लाह का। अफेक्ट ऑफ वेरियस स्ट्रेस, मैंने आपको ना ली शटल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट समझाई थी। Effect of various stress on equilibrium position is studied under Lee Chatelier principle. If stress is applied on a system at equilibrium, stress, और मैंने 4-5 चीज़ों का नाम स्ट्रेस रखा था। 40 पे जाओ। In the Kc expression of which of these reaction the volume terms does not appear, बताओ कहाँ पे, क्यों? अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर होंगे ना तो Kc एक्सप्रेशन में वॉल्यूम अपीयर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन नॉट बी यूज टू मेक बफर सोल्यूशन, क्यों? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बफर सोल्यूशन बनाने के लिए यू मस्ट हैव द वीक एसिड, और बाकी तीनों वीक एसिड्स हैं। अच्छा, आपको ये पता तो चल गया, बाकी वो तीनों एस्टिक एसिड ए पे, बीटा पे कार्बोनिक एसिड है। कैसे बनता है कार्बोनिक एसिड, कैसे बनता है, पानी रखो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गुजारो, कार्बोनिक एसिड, और H2PO3। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अभी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मीन KSP, इसका कॉन्सेप्ट किस पे लगता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। व्हाट इज द अल्टीमेट फेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, अल्टीमेट किस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट को। और इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी स्टेट होती है, जिस पे जाकर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो डी इज द आंसर। इन रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, ली शटल प्रिंसिपल, प्रोडक्ट रिमूव करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, प्रोडक्ट साइड पे जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट। बेटा जी इसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू ली शटल प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय, मैंने कहा
एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्ड एंडो एंड अ डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एक्सो। आंसर क्या आ गया? डिक्रीज इन टेम्परेचर। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर।